जी, वी आर लाइव नाउ। तो आज के आई कैन गवर्न इनसाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आई कैन गवर्न यानी इंडियन सिटीजन्स अलायंस फॉर न्यू गवर्नेंस एक ऐसे लोगों, संस्थाओं और प्रयासों का कहिए कि संग्रह है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि समाज जो है वो अपने दायित्व को समझे, बढ़े और सरकार से परे लोग अपनी जिम्मेवारी को लेकर के आगे बढ़े। आज हमारी 25वीं कड़ी है और इसमें हम स्वास्थ्य और समाज विषय पर चर्चा में शामिल हुए हैं। आप सभी का इसमें बहुत बहुत स्वागत। आज आप और हम में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कोरोना के कहर को व्यक्तिगत स्तर पर अनुभव ना किया। कई लोग खुद या उनके कई करीबी कोरोना से जूझ रहा है, तो कई अपने या अपने चाहने वालों की जिंदगी तक गंवा चुके हैं। अभी जब हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, देश भर में तमाम ऐसे लोग हैं जो अनेकों हिस्सों में, कहीं हॉस्पिटल के लिए, कहीं ऑक्सीजन के लिए, तो कहीं बेड के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, कहीं वो खुद के लिए कर रहे हैं, कहीं किसी और की मदद करने के लिए कर रहे हैं। तो आज की जो परिचर्चा है, ऐसे सभी लोगों, खास करके हमारे पैनल पे भी 2 डॉक्टर साहब हैं आज, तो ऐसे डॉक्टरों, नर्सों, टेस्ट जो करने वाले लोग हैं उन्हें, और समाज सेवियों जैसे कि अमित जी हैं हमारे साथ आज, और संतोष जी भी हैं। तो ऐसे समाज सेवियों की हिम्मत और सेवा भाव को धन्यवाद और साधुवाद देने का ये हमारा छोटा सा प्रयास है आज के कार्यक्रम के माध्यम से। तो आज के कार्यक्रम में ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना ही नहीं बल्कि आने वाले समय में जो तमाम स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां जो कही जा रही हैं कि आ सकती है, उनको लेकर के किस तरीके से हमें सजग रहने और एक स्वस्थ समाज की मजबूत नींव की चेतना जगाने की आवश्यकता है। तो कहने के इन्हीं विषयों पे आज हम चर्चा करने का और इन विषयों को छूने का प्रयास करेंगे। आज हमारे पैनल पर शामिल सभी महानुभाव और हमारे कई आई कैन गवर्न के भी साथी कहिए कि पूरे मनोयोग से हर तरीके से लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ आज भी राकेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी का फोन कहिए कि ऑलमोस्ट हेल्पलाइन है, वो हर दिन जो है सो कई लोगों की मदद कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में लगातार जुड़े रहे हैं, वैसे भी मदद करते रहते हैं। तो आज मैं सबसे पहले राकेश जी को बुलाना चाहूंगा शुरुआती टिप्पणी के लिए कि किस तरीके से हम लोग बढ़ा जाए। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए राकेश जी। जी सर, सबसे पहले मैं राकेश मिश्रा आप सभी को आई कैन गवर्न की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से डॉक्टर तिलक झा जी को मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय कोविड पर चर्चा के लिए हम सबों को प्रोत्साहन दिया। साथ ही मैं श्री अमरनाथ गामी को एक्स-MLA बिहार असेंबली, फाउंडर मेंबर ऑफ सत्यनारायण गामी मेमोरियल ट्रस्ट एंड दरभंगा शहर के प्रख्यात विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर बीबी साहिब एवं डॉक्टर मोहित सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर अपना हम सबों के समक्ष। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आज घर हो या पड़ोस हो, सभी लोग कहीं न कहीं कोरोना से प्रभावित है। भारत अभी कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हर दिन 3 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। मौत का भी अगर आंकड़ा लें तो 4000 के करीब आज भी हमारे पास केसेज हैं, मौत हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा पिछले 24 घंटों में 3,11,000 नए केस हैं और 4,077 केस मृत्यु घोषित किए गए हैं कोरोना से। ठीक, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ केस अनेक कम हुए हैं। लगभग जो एक्टिव केस है कल और 2 दिन की तुलना में 55,000 केस कम हुए हैं। तो इस मामले में भारत दूसरे, जो सेकेंड वेव में जो केसेज हैं कोरोना के, इस मामले में पूरे विश्व में भारत दूसरे स्थान पे। इससे हम लोग कैसे निपटे, आने वाले समय में कैसे निपटे, उसमें सर लोगों का, अमरनाथ गामी सर, बीबी साहिब सर, मोहित साहिब सर से अपेक्षा करेंगे कि अपना बहुमूल्य समय दें हम लोगों के लिए। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा और परिचय कराना चाहूंगा डॉक्टर बीबी शाही, डॉक्टर बैकुंठ बिहारी शाही सर का। शाही सर वर्तमान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दरभंगा के प्रेसिडेंट हैं
पीएमसीएच दरभंगा से एमएस सर्जरी, पीएमसीएच से एमबीबीएस की पढ़ाई करने इन्होंने की है। और वर्षों से हम लोग जब छोटे से थे तो कहिए कि डॉक्टर साहब का नाम सुनते रहे। आज ये सौभाग्य मिला है कि डॉक्टर साहब हम लोग के साथ बातचीत करने के लिए अपना समय दे रहे हैं। डॉक्टर साहब रोटेरियन भी रहे हैं, पूर्व में यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वर्तमान में स्वामी विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल दरभंगा के वाइस प्रेसिडेंट है। इसके अलावा समाज में अभी जो कोरोना का प्रभाव चल रहा है, दुष्प्रभाव चल रहा है, उसमें डॉक्टर साहब अनेकों तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और उनका फोन कहिए कि हर वक्त ऑन रहता है। डॉक्टर साहब से मेरी बातचीत हो रही थी। तो डॉक्टर साहब, इट्स ऑल योर्स। जी अब बोला जाए क्या? हाँ डॉक्टर साहब, हम लोग को ये बताइए सबसे पहले मतलब कि कोरोना को लेकर के बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस लोगों के मन में हैं अभी भी। आप जैसे कि मान लीजिए बच्चों को कोरोना हो रहा है, कैजुअलिटी इस राउंड में काफी ज्यादा है। छोटे शहर के अपने चैलेंजेस, बाकी बड़े शहरों के हिसाब से छोटे शहरों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल भी खास करके अपने यहाँ मान लीजिए कमजोर रहा है। क्या करना चाहिए लोगों को, किस तरीके से सचेत रहना चाहिए और मतलब कि क्या क्या किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने भी अपना बहुमूल्य समय दिया और अभी ये पैंडेमिक जो है ये वार लाइक सिचुएशन हो गया है। तो हम तो कोरोना वॉरियर हैं ही और हम तो लड़ाई कर रहे हैं और हम अपने जी जान से लगे हुए हैं, अपने बिना जान की परवाह किए हुए। हम अपने आईएमए के मेंबर को हमेशा ये बोलते रहते हैं कि जान की परवाह मत कीजिए और सेवा में लगे रहिए और इसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। अभी ये दूसरी लहर में भी हमारे बहुत से साथी ने अपना जान गंवाया है, लेकिन फिर भी हम एक क्षण भी मुड़कर नहीं देखते हैं और जी जान से लगे रहते हैं। जहां तक कोरोना का सवाल है तो सेकेंड वेव जो इतना सुमानी की तरह आया है इसका किसी को अंदाज नहीं था और इसके लिए सरकार भी तैयार नहीं थी, जनता भी। जो अवेयरनेस किया गया, जो हम लोगों ने अवेयरनेस फैलाया, जो आपने प्रेस और मीडिया की तरफ से अवेयरनेस फैलाया कि मास्क पहना जाए, दूरी बनाई जाए और हैंड वॉश करते रहें, इसका लोगों ने एकदम ही नहीं पालन किया। क्योंकि जो पहली लहर इस देश में आई उसमें बहुत कम लोग प्रभावित हुए और दुनिया के अन्य देश के तुलना में हम बहुत कम प्रभावित हुए। इसके कारण कंप्लीसेंसी हो गई और जनता में भी कंप्लीसेंसी हो गई और सरकार भी उस हिसाब से अपने को तैयारी नहीं कर सकी, क्योंकि किसी को इसका अंदाज ही नहीं था। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो जो आज तीसरी लहर के बारे में बोल रहे हैं कि इतना जोर से आएगा, उन्होंने किसी ने भी सरकार को भी नहीं आगाह किया और न जनता को ही आगाह किया कि दूसरी लहर जो इस देश में आएगी वो इतनी भयानक होगी। और जो जिस हिसाब से ये लहर इस देश में है इसको लेके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारा नहीं, दुनिया में किसी भी देश का इस तरह के महामारी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। क्योंकि जो हेल्थ का मैं एक इंटरवेंशन करना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो देश भर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे केरल का उदाहरण ले, केरल में कहा जाता है कि उन्होंने ऑक्सीजन इत्यादि काफी अच्छी तैयारी की, पहले राउंड में भी उन्होंने अच्छे से काउंटर किया। तो मान लीजिए कि जो खास करके बिहार जैसे गरीब राज्य है उनके एक अलग चैलेंजेस है और उसमें भी अलग अलग है, पटना का अलग है, दरभंगा का अलग है। तो मान लीजिए दरभंगा, मधुबनी, मिथिलांचल क्षेत्र, इस तरीके के जो थोड़े से मान लीजिए कि पटना से दूर के जो इलाके हैं वहां क्या कोई विशेष हेल्थ चैलेंजेस है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में तो वैसे देश के हिसाब से हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर है और जो हमारे हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ तो एकदम भी तैयारी नहीं है और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किसी भी कोविड के
जो बहुत ही सीवियर पेशेंट हैं उनको इलाज करने की कोई सुविधा भी नहीं है। इसीलिए उन सारे लोगों को या तो डीएमसीएच या एसकेएमसीएच या किसी भी सदर हॉस्पिटल में भेजा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहाँ जो हेल्थ पर खर्चा किया जाता है वो करीब करीब इस देश में किसी राज्य में ज़्यादा है और किसी राज्य में कम है। करीब करीब 1.9% जीडीपी का खर्चा किया जाता है, जबकि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे कि आप जर्मनी में देखिए तो करीब करीब जीडीपी का 12%, अमेरिका में देखिए तो जीडीपी का 8%। तो जब इतना कम खर्चा हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाता है तो आप हम समझ ही सकते हैं कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत होगी। धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों से कुछ सुधार तो जरूर। एक इंटरवेंशन हम और करना चाहेंगे कि मान लीजिए जब हम जीडीपी पे खर्चे की बात करते हैं तो हम जर्मनी और अमेरिका बनने में तो वक्त है, मान लीजिए कि उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। अगर आप हमारी तुलना बांग्लादेश से करें, बांग्लादेश का हेल्थ पे खर्चा शायद हमसे कम है, लेकिन उनका जो हेल्थ है, मतलब कि मेल न्यूट्रिशन की बात करें, इवन अदरवाइज हेल्थ की बात करें, तो हमसे बेहतर है। ये कैसे हो जाता है? मतलब हमारे पास रिलेटिवली इतना भी कम पैसा नहीं है। नहीं, उसका भी कारण है कि हमारे यहाँ भी जितना खर्चा भी है तो पॉपुलेशन के हिसाब से, जो बांग्लादेश का पॉपुलेशन के हिसाब से जो खर्चा है और जो सेंटर है वो उस खर्चा में बहुत हद तक मेंटेन किया सकता है, और हमारे यहाँ उस पॉपुलेशन के रेशियो में जो है वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है। ये अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस भी है, जो कि आप कोविड में देख रहे हैं कि क्या हालत है, कि गवर्नमेंट या सब लोग या प्रेस मीडिया चिल्लाते चिल्लाते रह गया, लेकिन अभी तक भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो थोड़ा तो खर्चा का फर्क पड़ता ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन का भी की कमी है, क्योंकि डॉक्टर का भी, जो हम लोग के यहाँ जो डॉक्टर हैं वो भी पूरी जिम्मेवारी से, जो कि हमारे यहाँ का वर्किंग कल्चर है वो बहुत अच्छा नहीं है, और पूरी जिम्मेवारी से अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते हैं। इसके कारण भी थोड़ा परेशानी है, क्योंकि जो भी डॉक्टर हैं वो जो रूरल एरिया है उसमें जाना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन कुछ साल में, विगत 10 साल में बहुत सुधार हुआ है, और लेकिन ये सुधार बहुत जल्दी होना बहुत मुश्किल है। थोड़ा दोनों तरफ से किया जाएगा, थोड़ा कड़ाई का भी जरूरत है और थोड़ा खर्चा का भी जरूरत है, क्योंकि काम करने का माहौल भी होना चाहिए। जिस माहौल से डॉक्टर, एलोपैथी के डॉक्टर, एमबीबीएस के डॉक्टर पढ़ते हैं और काम करना सीखते हैं, उनके लिए इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और थोड़ा मोटिवेशन भी डॉक्टरों को होगा, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ का हेल्थ सेक्टर डेवलप करेगा। लेकिन अभी तो एक अंतिम टिप्पणी आपकी इस पे चाहेंगे तत्काल, बाद में और भी सवाल आएंगे, कि मान लीजिए ये तो एक बातें हुई जिसमें मान लीजिए हम देश के लेवल पे बात कर रहे हैं, स्टेट के लेवल पे बात करें। अभी चैलेंज हमारे सामने है, अभी मान लीजिए लोग इमीडिएट उन्हें रिलीफ की जरूरत है और सरकार की व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, जहां पर कि मान लीजिए आप लोग जैसे व्यक्ति हैं जो मान लीजिए एक्स्ट्रा कर रहे हैं। इस स्थिति में और क्या किया जा सकता है ताकि स्थिति को थोड़ा और संभाला जा सके? अभी सबसे क्या प्रॉब्लम हो गया है कि पब्लिक मानने के लिए तैयार नहीं है। जो सही इलाज है वो डॉक्टर को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जिस भी पेशेंट को असल में हॉस्पिटल का जरूरत है और भर्ती होने का जरूरत है, उसके लिए ऐसा कोई बेड का कमी नहीं। हम लोग भी देखते हैं जितना भी लोग आते हैं डीएमसीएच में, प्राइवेट में, पिछले बार कुछ कमी थी, चूंकि प्राइवेट में लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल को खोला नहीं जा सका। आज तो सारे दरभंगा में करीब करीब 16 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आपको डीएमसीएच है। किसी पेशेंट को, जो एक्चुअल पेशेंट है, उसको बेड की कोई कमी नहीं है। और अभी एक आध दिन बीच में ऑक्सीजन का दिक्कत हुआ था, लेकिन अभी ऑक्सीजन की भी कोई दिक्कत नहीं है, दवा की भी कोई। आप इतना जो रेमडेसिविर का हल्ला सुनते हैं कि सब क्राइसिस में है, दुनिया के किसी भी देश में इस बीमारी के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा प्रचार हो गया है कि लगता है पेशेंट को कि उसके बिना हम ठीक ही नहीं हो सकते हैं। उसके अलावे जो ज्यादा 95% पेशेंट हैं उनको तो घर पर ही इलाज हो जाता है और घर पर सही हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया है कि चॉइस हो गया है, ऐसा हो गया है कि थोड़ा भी दिक्कत होता है सब चाहता है कि हमको हॉस्पिटल में बेड मिले। सारे लोग होर्डिंग कर रहे हैं,
आप घर घर पता लगाइए, सब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के रख रहे हैं, दवा खरीद के रख रहे हैं, कोई दवा बाजार में मिलना मुश्किल है, सारे जेनेरिक दवा मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी अवेयरनेस होता है। हम लोग ने IMA की तरफ से 1 महीना 15-20 दिन पहले 25-30 फोन नंबर दिया है, उसमें सारे जो फोन आते हैं सबको हम यही समझाते हैं कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल देखिए, आप भर्ती के लायक हैं तब भर्ती होइए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पेशेंट बिहार में है और उसके परसेंट के हिसाब से जितना को बेड का जरूरत है वो सब अवेलेबल है, लेकिन दवा भी पूरा अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ हम लोग यही बोलते हैं कि जो ह्यूमैनिटी इन क्राइसिस, मतलब कि आदमी दूसरे के बारे में, अपने परिवार के लोग भी अपने को सोचने के लिए तैयार नहीं है, उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दवा के मामले में सब लोग खरीद खरीद के दवा रख रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं। तो इतने बड़े देश में जहाँ की इतना बड़ा जनसंख्या है, आप ये समझ सकते हैं कि ये संभव ही नहीं है कि अगर सारे लोग बीमार पड़े तो पूरा दुनिया भी अगर मिल जाए तो इनका इलाज और इनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, तो आपके पास फिर से वापस आएंगे। आई थिंक आपने जो सवाल उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके ये कि लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए। हॉस्पिटल और बेड की जितनी की जरूरत है शायद केवल उतने लोग पहुंचे तो दिक्कत इतनी ना हो, और ये भी कि होर्डिंग इत्यादि से लोग बचें। तो आई थिंक इस पे और भी टिप्पणी आएंगी, तो आपके पास फिर से वापस आएंगे। हम चलते हैं डॉक्टर मोहित के पास। डॉक्टर मोहित, आपको आवाज आ रही है? और आई थिंक डॉक्टर मोहित, आपका कैमरा जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी, आपका कैमरा अभी ऑफ है। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए कि आप मान लीजिए कि इस फील्ड को आप भी बहुत करीब से देख रहे हैं, आप खुद भी इन्वॉल्व हैं लोगों को मदद करने में, आपकी क्या राय? जैसा अभी सर ने बताया, साई सर ने, कि सिर्फ वो मरीज अगर अस्पताल पहुंचे जिनको जरूरत है तो फिर शायद थोड़ा सिचुएशन बेटर होगा। तो मैं मतलब इसी पे 1-2 मिनट बोलना चाहूंगा कि हमारा सिस्टम पूरा अभी हॉस्पिटल फोकस्ड है। न सिर्फ सरकार बल्कि मीडिया और एक आम मानसिकता भी इसी बात पे टिकी है कि हॉस्पिटल का क्या हाल है। लेकिन जो क्वेश्चन सर ने रेस किया कि कई मरीज हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं, शायद जिनको कुछ समय पहले उन पे ध्यान दिया गया होता तो उनको हॉस्पिटल में केयर की जरूरत नहीं पड़ती और हॉस्पिटल में जो अफरा तफरी मची है वो नहीं होती। तो 85% पेशेंट्स या 90% पेशेंट्स जब घर पे ठीक हो सकते हैं तो फिर क्यों हमारी व्यवस्था इतनी ज्यादा चरमराई हुई दिख रही है? तो वैसा इसलिए है क्योंकि सारा टर्शरी लेवल पे हमेशा से रहा है, और जो सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल है और जो केयर कम्युनिटी लेवल पे दी जा सकती है उस पे फोकस इतना नहीं रहा है। आज भी अगर मैं बिहार के स्पेसिफिक ही बात करूं तो जो मैं हेलो, लगता है डॉक्टर मोहित अचानक कुछ टेक्निकल इशू आ गया शायद। डॉक्टर मोहित फिर से ज्वाइन करेंगे। एक सवाल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, एक सवाल आ रहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, व्हाई डू वी नॉट टेक इट अनयूनिवर्सली? नहीं, बहुत सही इनका सवाल है। हम लोग भी बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन दिक्कत ये है कि ये प्रिवेंशन जो सरकार इतना दिन से चिल्ला रही है, हम लोग अवेयर कर रहे हैं, प्रेस मीडिया चिल्ला रहा है, वो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। पब्लिक मानने ही के लिए तैयार नहीं है। न शादी में कमी हो सकती है, न श्राद्ध में कमी हो सकती है, न भोज भात में कमी हो सकती है, न मास्क लगाएंगे, न कोई दूरी बनाएंगे। तो दिक्कत है कि अवेयरनेस के साथ साथ एजुकेशन होना चाहिए। हाँ जी, एक सवाल आपकी स्क्रीन पे और है तो कुमार सर, शायद इससे मैं भी थोड़ा सा सहमत हूँ, चूंकि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि पे जो अफरा तफरी देख रहे हैं वो स्थिति बहुत ही डबाडोल है, बहुत भयावह है। मैंने खुद ही कई लोगों को फोन इत्यादि करके बहुत जो भी कर सकता हूँ करने की कोशिश की है। तो आप वो कह रहे हैं कि आपकी बात से ऐसा लग रहा है सब कुछ नियंत्रण में है, बस समस्या लोगों की सोच में है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, सही बात है। मेरा मतलब 50% राइट 50% रॉन्ग। मैं ये कहूंगा
कि समस्या तो है, लेकिन जो पैनिक है, कहीं भी देखिए अगर भूकंप आएगा या सुनामी आएगा या एकाएक आंधी आ जाएगा तो समस्या तो है ही। कोई भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने अमेरिका में भी देखा, इटली का दुनिया का सबसे अच्छा मेडिकल केयर माना जाता है, वहां देखा क्या हालत था। तो किसी भी देश में एकाएक अगर अचानक इतना हो जाएगा तो कोई भी हेल्थ केयर चरमरा ही जाएगा। हमारे देश का भी ऐसा हेल्थ केयर नहीं है जो हम उसको बर्दाश्त कर सवाल सकेंगे। जो उठता है कि ठीक है, हम ऐसे उदाहरण तो ले रहे हैं कि ठीक है, मतलब कि अमेरिका में क्या हुआ बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन हमारे पास चीन का उदाहरण भी है, ताइवान का भी उदाहरण है, जिन लोगों ने मान लीजिए कि लगभग हमसे अमेरिका भी नहीं है, अमेरिका संपन्न भी नहीं है, हमारे इतने आर्थिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। तो ये सारी चीजें भी हैं। जी जी, नहीं सही है आपका कहना। तो चाइना और हमारे में यही फर्क है कि वहाँ राजतंत्र है और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ हर आदमी को राजतंत्र नहीं, मतलब जो वहाँ कहने का मतलब डेमोक्रेसी वहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है, जहाँ की आदमी राइट को समझता है और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता है। हमारे देश का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि हर आदमी अपने राइट के लिए लड़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है। तो ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा व्यापक सवाल है। डॉक्टर मोहित, आपकी बात रह गई थी, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। आप डॉक्टर मोहित MBBS भी हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से भी इन्होंने पढ़ाई की है और JNU से भी इन्होंने सोशल मेडिसिन में PhD की है, ऑलमोस्ट कर चुके हैं। डॉक्टर मोहित, आवाज आ रही है आपको? आपका कैमरा ऑफ है, आप अपनी बात पूरी करें। आप अचानक बीच में, इससे पहले डॉक्टर मोहित, डॉक्टर साहब अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो मैं आपको, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। आई थिंक आप एक बार क्विट करके फिर से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इस बीच में चलते हैं अमरनाथ गामी सर के पास। गामी साहब नमस्कार एक बार फिर से आपका। और गामी जी कहिए कि 2 बार, हाँ मतलब तिलक, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हायाघाट से जी 2 बार पूर्व में MLA रहे हैं और वर्तमान में सत्यनारायण गामी मेमोरियल ट्रस्ट, जो इनके भाई साहब रहे हैं, उनके नाम पे एक ट्रस्ट ये चला रहे हैं। और इनका भी कहिए कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम में 8 बजे तक तो कम से कम, और बल्कि दिन रात कभी भी, इनका फोन नंबर पूरे फेसबुक पे इन्होंने पब्लिकली डाला हुआ है। लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन काफी लोगों को दे रहे हैं। और दरभंगा में अनेकों जगहों पर जो एक प्रयास, एक जनप्रतिनिधि जिस तरीके से मान लीजिए कि कर सकते हैं, ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। गामी जी, बहुत सारे सवाल उठे हैं, आप बताइए, रखिए अपनी राय। 1 मिनट, आपका माइक म्यूट है। विशेषज्ञ के बीच में बैठाए हैं। अब जानते हैं विधायक बनना कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। मेरा योग्यता इतना नहीं है कि इन लोगों के साथ बैठ के कोई चर्चा करे। विधानसभा में चर्चा करने लायक है, कहा कि इलेक्टेड थे, लेकिन इस विशेषज्ञ डॉक्टर जो है, चिकित्सा का विशेषज्ञ है, उनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा अजीब लगेगा कि जो चर्चा वो नहीं की वो हम करेंगे। कारण 2 पक्ष है मेरा। जब पहला लॉकडाउन, कोरोना संक्रमण विस्तार हुआ 2020 में, उस समय हम सत्ता पक्ष में थे, आज हम विपक्ष में हैं। लेकिन उसी समय हम समय को देखते हुए, जब अस्पताल में जगह की कमी हुई और मरीज का एकाएक संख्या बढ़ा, तो लोग सलाह दिए, आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर 10 ले लीजिए। उससे जो भी प्रभावित लोग हैं उनके होम आइसोलेशन में मदद कीजिए। उस समय ऐसा महसूस हुआ कि 10 सिलेंडर कभी एक साथ नहीं निकला। मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन संकट पिछले बार नहीं था। सामाजिक राजनीतिक जीवन में थे, सेवा कर रहे थे। उस समय इसलिए नहीं था, मेरा मानना है कि सही समय पर केंद्र की सरकार सही निर्णय किए थे। प्रयोग समझिए, लॉकडाउन किया गया, उस समय और ज्यादा हम लोग तैयार नहीं थे। बीमारी नया था, इसका उपचार नहीं था और हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत विकसित नहीं था। मेरे यहाँ मास्क की कमी थी, PPE किट की कमी थी, सैनिटाइजर नहीं था।
उस समय अगर इस तरह का विस्तार होता तो भारी संकट हो जाता। लेकिन उस समय लॉकडाउन, कर्फ्यू लगा के कोरोना संक्रमण के विस्तार को हम रोके थे। लेकिन जब दुनिया में भारत बड़ा आबादी होते हुए कोरोना का प्रकोप कहर भारत में नहीं फैलने दिया, ऐसे लगा कि कोरोना विजय प्राप्त कर लिया हम लोग, हमारे सरकारें, हम जनता लोग भी, ऐसा लगा कि हमारा देश से कोरोना निकल गया। और वही लापरवाही हमारे सरकार से हुई, राज्य की सरकार हो, केंद्र का सरकार हो, या विपक्ष हो, या आम जनता हो, दूसरा लहर को विस्तार देने में सबका बराबर का योगदान है। अब हम जनता पर कह रहे हैं, जनता अवेयर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी बिना मास्क के, हमारे विपक्ष के नेता बिना मास्क के भाषण कर रहे हैं। हम बड़े लोग का अनुकरण करते हैं। छोटे लोग कहा करते थे कि जब बंगाल में कोरोना नहीं है, 5 राज्य में कोरोना नहीं है, तो गरीब के पेट पर लात मारने से कोरोना समाप्त नहीं होगा। और इसे हल्का में लिए आप शादी विवाह की बात कर रहे थे। आप एक आदेश से शादी विवाह रोक सकते थे, आपने रोकने का काम नहीं किया। आपने मांगलिक कार्य को रोक देते कि अभी शादी विवाह नहीं होगा, सरकारी आदेश से रुक जाता। लेकिन आपने अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दिया। आप डबल गेम खेल रहे थे कि अर्थव्यवस्था को बचा लेंगे, कोरोना से जीत जाएंगे, लेकिन दोनों काम एक साथ सफलता नहीं मिलता। आज पहले राउंड में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी इशारा किए राज्यों को कि लॉकडाउन को अंतिम अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा मानना है कि प्रथम अस्त्र के रूप में लॉकडाउन का इस्तेमाल करते। आज कोरोना संक्रमण इतना ज्यादा, कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं होता, गांव गांव में विस्तार नहीं, हमारा संसाधन विकसित नहीं हुआ, और आंतरिक व्यवस्था में भी गड़बड़ी है। लोकतंत्र है, मानते हैं, लेकिन डिलीवरी सिस्टम इतना गंदा है। आज पीएम केयर से वेंटिलेटर खरीद हुआ, आईसीयू बेड का विस्तार होना था। आज उससे वेंटिलेटर खरीदने के बाद, चिकित्सा उपकरण खरीदने के बाद अस्पताल विकसित नहीं हुआ तो दोष किसका? जी जी, हम करोड़ों का सामग्री खरीद लेते हैं, करोड़ों का सामग्री किनने के बाद उपयोग नहीं होता। उस वेंटिलेटर आईसीयू बेड के कारण हमारे मरीज मर गए, उसका जवाबदेही किसके ऊपर जाएगा? निश्चित रूप से चिकित्सक दोषी नहीं है। चिकित्सा कर्मी सीमित संसाधन में अधिक लोग को उपचार दे रहा है। आप जानते हैं पहले से चिकित्सा कर्मी का कमी है, बहुत सारे पद खाली हैं। उसके बाद भी इस कोरोना संक्रमण विस्तार के बाद मरीजों का संख्या 2 गुना 3 गुना बढ़ गया। फिर भी जान पर खेल के चिकित्सा कर्मी और सफाई कर्मी सेवा दे रहा है। उसके बाद भी ये संक्रमण फैल रहा है। दोषी विपक्ष और सत्ता किसको कहा जाएगा? केवल राजनीति से कोई काम नहीं चलेगा, आज तय करना पड़ेगा। तीसरा लहर से पहले हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 100 बेड का कैसे हो? केवल घोषणा करने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन उत्पादन होगा, डीएमसीएच में ऑक्सीजन उत्पादन होगा, जिला स्तर पर ऑक्सीजन उत्पादन होगा, उससे काम नहीं चलेगा। आपको तय करना पड़ेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 100 बेड का होगा। पंचायत स्तर पर घोषणा कर दिए चिकित्सक का बहाली होगा। हम कहते हैं पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इतना विकसित कर दीजिए कि निजी स्वास्थ्य केंद्र की तरफ लोग नहीं जाए। अरे गामी जी, अभी चुनौती है, अभी मान लीजिए आप भी रिलीफ वर्क में लगे हुए हैं, अभी क्या चुनौतियां आ रही हैं आपको? आप जैसे एप्लीकेशन दिए थे कि आप एक कोविड फैसिलिटी 25 बेड का डालना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं अपने खर्चे से, अपने ट्रस्ट के खर्चे से, तो इन सब फ्रंटों पे कितनी तेजी से प्रगति हो रही है? कितनी तेजी से? अभी शाही साहब बता रहे थे ऑक्सीजन की कमी थी। जिलाधिकारी महोदय ऑक्सीजन के कमी के कारण निजी सेक्टर को कोविड सेंटर खोलने का आदेश नहीं दिए। वो कहे कि ऑक्सीजन का पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। अब सही है कि अस्पताल में भर्ती मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और बाहर कोई कोविड सेंटर निजी स्तर पे चलाएगा तो उचित नहीं था। आज हम जो भी ऑक्सीजन बैंक चला रहे हैं, निजी स्तर पे ब्लैक से जैसे तैसे ऑक्सीजन उपलब्ध कर रहे हैं। सरकारी स्तर पे मुझे कोई मदद नहीं मिल रहा है।
कारण परमिटेड नहीं है। आप जो देख रहे हैं कि हम डेली एक आध सिलेंडर बढ़ भी रहा है, अधिकतर लोग को घर तक पहुंचा रहे हैं, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ रख के। कारण क्या है कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, एकाएक लोग पैनिक हो जाता है। अपना सुरक्षा के लिए, अपना परिवार की सुरक्षा के लिए 14 दिन सिलेंडर रख लेते हैं। उस कारण से अब हम सिलेंडर नहीं देते हैं। ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ घर तक पहुंचा के ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फिर लौटा के लाते हैं। तो मेरा मात्र इतना कहना था, डॉक्टर साहब से मेरा कोई ये नहीं था, व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। वो जो डिलीवरी सिस्टम सही नहीं होगा, वो राजनेता होके हम अपना कमी बता रहे हैं। अस्पताल के अंदर जो आप देखिएगा, पंचायत के अंदर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र 1.5 करोड़ का बन गया, वहां मात्र एक एएनएम के भरोसे वो अस्पताल है, वहां कोई काम नहीं चल रहा वहां, लेकिन 1.5 करोड़ का भवन। अच्छा, एक चीज बताया, आपने कहा कि प्रशासन से जितना सहयोग अपेक्षित है वो मान लीजिए नहीं मिल रहा है। ये बड़ी विडंबना की बात है कि एक पूर्व विधायक को अगर पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है तो आम लोगों को कितना सहयोग मिल रहा होगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मान लीजिए आने वाले समय में संख्या काफी बढ़ने वाली है, ऐसा अंदेशा है बिहार में भी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के इलाके में भी। क्या हम लोग तैयार हैं? आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमारी तैयारी है? कितनी कमी रहेगी, या फिर हम लोग मेकअप कर लेंगे किसी तरीके से? नहीं सर, हम लोग तैयार हैं, और जैसे सरकार का बयान आ रहा, उस बयान पर अमल हो। आप अखबार में देखे होंगे कि पंचायत स्तर पर एमबीबीएस डॉक्टर का नियुक्ति होगा। डॉक्टर कहाँ से आएगा नहीं पता, लेकिन मुख्यमंत्री जी घोषणा किए, अगर अनुपालन होता है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था में विस्तार होगा। पंचायत स्तर पर अस्पताल भवन बन चुके हैं, अगर डॉक्टर बैठने लगे तो 10-20 मरीज का पंचायत स्तर पर भर्ती करके इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर का कमी है। ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है। आज जो घोषणा सरकार कर रहा है, उसको नीतिगत फैसला लेके और उसे इम्प्लीमेंट करे, तो फिर आने वाला समय में बहुत कठिन नहीं होगा। बड़ा से बड़ा विपत्ति से हम लोग लड़ लेंगे। लेकिन केवल घोषणा करके तत्काल लोगों का इम्यूनिटी पावर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने उठाई हैं। आपके पास फिर से वापस आएंगे, एक बार फिर से चलते हैं डॉक्टर मोहित के पास। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहित, आप अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए और अपनी बात पूरी कीजिए। आप इससे पहले भी डिस्कनेक्ट हो। डॉक्टर मोहित। हाँ, कुछ संजोग ऐसा है कि मैं बोलने लगता हूँ और कुछ नेटवर्क के इश्यूज आ जाते हैं। तो तीसरी वेव को लेकर जो बात शुरू हुई, अभी तो हम दूसरी वेव के बीच में हैं और केसेस अभी डिक्लाइन होना कितना शुरू हुए हैं और कितना विश्वास से हम उस बात को कह सकते हैं, ये मुश्किल है कहना। तो फिर से बात ऑक्सीजन सिलेंडर और हॉस्पिटल्स पे आई है, तो एक बार मैं ध्यान वापस से वो 85% लोगों पे लाना चाहूंगा जिनको वास्तव में हॉस्पिटल की और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो कोविड में जैसे आप सभी लोग, मीडिया में इतना कुछ आ गया है कि ये सब कॉमन नॉलेज है कि जो बेसिक सिम्टम्स हैं, फीवर और सांस की तकलीफ, अगर उसको हम लोग ध्यान से मॉनिटर करते रहें तो हम उन पेशेंट्स को स्क्रीन आउट कर पाएंगे जिनको वास्तव में अगले लेवल पे जाने की जरूरत है। तो 85% के दिमाग में जो पैनिक है उसको तो हम एक कम्युनिटी लेवल पे ठीक कर सकते हैं, अगर हम लोग अपने सोशल सर्कल में लोगों के हालचाल पूछते रहें और उनको उस स्थिति तक ना आने दें कि उनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़े। लेकिन साथ में ही वो बाकी के 15% लोग, जिनमें से 10% को कम से कम ऑक्सीजन चाहिएगा और 5% जो रह गए वो और भी आगे की केयर चाहिएगी, उनके लिए भी जैसा कि बाकी वक्ताओं ने कहा, उसके लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए, वरना बाकी 85% के मन में जो एंजाइटीज हैं वो वैसे ही कायम रहेंगी। लेकिन ये दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए। अभी हो ये रहा है कि हम चिंता, सरकार हो या मीडिया हो, चिंता हम कर रहे हैं वो 5 और 10% लोगों की, और 85% पे इतना ध्यान नहीं जा रहा है। तो मैं उस बात पे स्ट्रेस करना चाहूंगा कि जो भी ये सुन रहे हैं, हमें अपने स्तर से भी जो सरकार की कमियां हैं वो तो आउट इन ओपन है ही। ठीक है, जो कुछ हुआ उनमें से काफी कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए थी, बेटर हो सकता था,
और शायद हम लोग सीखेंगे भी उससे आगे। लेकिन जो 85% लोगों के लिए हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं उसको अगर स्ट्रेंथन करें तो भी हॉस्पिटल पे लोड कम आएगा और जो स्थिति है इससे थोड़ी सी बेटर हो सकती है। और दूसरी बात, देखिए, सरकार को दोष बिल्कुल, जहां वो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम नहीं भूल सकते हैं, लेकिन जो ये होर्डिंग है, ये कौन लोग हैं? ये हो सकता है सरकार से इनकी सांठगांठ हो, और लेकिन ये भी तो हमारे में से ही, बीच में से ही लोग हैं कि जो वो सब कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल हम लोगों के सामने है कि मतलब किस तरह के वैल्यू सिस्टम में हम जी रहे हैं, कि जहां पे एक तरफ कुछ परिवार अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लेके, हॉस्पिटल बेड को लेके भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वहीं पे हमारे ही बीच के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस स्थिति में भी अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत डीपर लेवल पे समाज में एक बहुत बड़ी कोढ़ की बीमारी लगी हुई है कि हम इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं। उस पर भी बात होनी चाहिए। सरकार का मैं पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहा, लेकिन बात है कि प्रॉब्लम उससे कहीं बड़ी है। और सरकार भी क्या है, हम ही लोग चुन के ला रहे हैं ना, तो किन मुद्दों पे सरकार को हम चुन रहे हैं भी ध्यान जाना चाहिए। हमें अगर मंदिर और स्टैच्यूज चाहिए या हमें एजुकेशन और हेल्थ पे बजट ज्यादा चाहिए, ये सब लंबे टाइम के क्वेश्चंस। तिलक जी। नहीं, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारी प्राथमिकता क्या है, खास करके शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, हेल्थ को लेकर के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। अच्छा, आप पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं, आपने बिहार में भी काम किया है, अन्य राज्यों में भी काम किया है, देश विदेश की संस्थाओं के साथ काम किया है और फिर करने वाले हैं बिहार में फिर से। पब्लिक हेल्थ, खास करके जो प्राइमरी हेल्थ केयर है या फिर छोटे शहरों की जो स्थिति है, इवन बड़े शहरों की, लेकिन खास करके जो छोटे शहरों की स्थिति है, क्या तैयारी है हमारी? डॉक्टर मोहित जी। हाँ डॉक्टर मोहित, ये सवाल आपसे है जी, कि पब्लिक हेल्थ अगर सवाल मुझसे हो रहा है तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, माफ ठीक है, मैं कीजिएगा। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि आप पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, इसलिए मैं आपसे खास करके ये पूछ रहा हूँ कि आपने बिहार में भी काम किया है, देश के अन्य राज्यों में भी पब्लिक हेल्थ के लेवल पे काम किया है। क्या स्थिति है, क्या कमियां हैं, केवल कोरोना को नहीं लेकर के, हेल्थ सेक्टर की जो कमी है ये बहुत दिनों से चल रही है। ऐसा नहीं कि कोरोना आया और हम टूट के गिर गए, हमारा हेल्थ सिस्टम अचानक बिखर गया, ये पहले से ही बिखरा हुआ है। ऐसे कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, कई बार ये चीजें कही जा चुकी हैं। डॉक्टर शाही ने भी कहा कि हमारे हेल्थ पे कितना खर्चा कम है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। आपने काम किया है ग्राउंड लेवल पे, आप बताइए कि क्या चुनौतियां हैं, इसको किस तरीके से ठीक किया जाना चाहिए और कितना वक्त लगेगा इसमें, खास करके जो लोकल छोटे शहरों के स्तर पे, जो गांव के स्तर पे, जो मान लीजिए कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात है। अच्छा, डॉक्टर मोहित फिर अचानक नहीं रहे पैनल पे अभी। इस सवाल पे उनकी हम फिर से प्रतीक्षा करते हैं। मीनवाइल संतोष जी, आपको आवाज आ रही है? तो आप बताइए, कुछ टिप्पणी बताइए, चूंकि आप वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। संतोष जी के बारे में बताऊं कि संतोष जी स्टूडेंट हैं और एनएसएस में, नेहरू युवा केंद्र में काफी एक्टिव है। इनफैक्ट डॉक्टर शाही के साथ संपर्क कराने में संतोष जी की बड़ी भूमिका रही। और संतोष जी, यस सर, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा जल्दी। ये बात, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। मेरी संतोष जी, आपकी आवाज लगभग नहीं आ रही है, मैं देखना चाहूंगा। डॉक्टर मोहित के पास अगर फिर से चलते हैं। डॉक्टर मोहित कब ध्यान जी तिलक जी। हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप नहीं होता तो कैमरा ऑफ रखिए, और फिर से शायद हो सकता है इंटरनेट के कारण भी इशू हो रहा है। आप अपना कंटिन्यू कीजिए। पब्लिक हेल्थ की जो स्थिति है उसको कहाँ तक आप लोग सुन पाए थे मुझे? नहीं, आपका जवाब बिल्कुल भी नहीं हम लोग सुन पाए थे। सवाल हमने रखा, उसके बाद आप गायब हो गए थे। तो सवाल यही था, एक बार फिर से दोहरा दूं कि छोटे शहरों में, बिहार, यूपी,
मान लीजिए आपने कई जगह पे राजस्थान में काम किया है, बिहार में काम किया है, और भी कई जगहों पे काम किया है, देश विदेश की संस्थाओं के साथ आपने काम किया है। पब्लिक हेल्थ में क्या कमी है? जी मैं ये कह रहा था कि अचानक तो खत्म हो गया है कोरोना आने के कारण, ऐसा तो नहीं है। ये समस्या तो बहुत दिनों से है, जो मान लीजिए अभी दिखना शुरू हो गया है। डॉक्टर मोहित। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये समस्या आजकल की नहीं है। कोरोना के आने से, जैसा शाही सर ने शुरुआत में कहा था, कि ये तो इतनी बड़ी सुनामी थी। मेरी आवाज आ रही है तिलक जी? मैं बहुत माफी चाहता हूँ। नहीं, आ रही नहीं, है, अभी हेलो आ रही है, बताइए। जी। तो जी मतलब ये जो पेंडेमिक है, ये तो इतने बड़े स्केल पे था कि दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जो इससे प्रभावित, जो जो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ना चला गया हो। आपने कुछ देशों के नाम लिए जिन्होंने बेटर किया, डेफिनेटली उनसे सीखने की जरूरत है, लेकिन ये तो एक सुनामी थी और सुनामी है। लेकिन इवन अदरवाइज भी, अब कोरोना से पहले का टाइम भी देखें तो हमारा हेल्थ सिस्टम कोई बहुत तारीफ के काबिल तो नहीं था, और उसका एक बड़ा कारण ये था कि आजादी से लेकर हमारा फोकस हमेशा टर्शरी लेवल केयर पे रहा है। मतलब हम लोग जो मेडिसिन पढ़ते हैं, पीएसए में एक सब्जेक्ट होता है, उसमें एक भोरे कमेटी से हम शुरू करते हैं चीजें समझना। तो उस भोरे कमेटी ने पीएचसी पे फोकस किया था कि हमारे यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं ब्लॉक लेवल और उसके नीचे हमको डेवलप करनी है, और वहां से कहानी शुरू करनी है। लेकिन हमारी कहानी शुरू हुई मेडिकल कॉलेज से। तो आप ये समझिए कि 90% लोगों को किसी स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट की, किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी एक मेडिकल स्टूडेंट जब एंटर करता है, आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा कि एम्स का जो टॉपर होता है, एम्स के एंट्रेंस का, उससे जब पूछा जाता है कार्डियोलॉजी के लिए उसको अभी 10 साल और पढ़ना है, एमबीबीएस के बाद 2 कोर्स और करने हैं। तो शुरू से हमारे दिमाग में, सामाजिक स्तर पे और मेडिकल हेल्थ पे दिमाग में यही है कि स्पेशलाइज्ड केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि श्रीलंका या क्यूबा जैसे देशों की बात करें तो उन्होंने अपने प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन किया है। तो ये बहुत मूलभूत लेक्यूना रहा है हमारी थिंकिंग में, हमारी प्लानिंग में। तो इसको मैं अपने स्तर से एक मेन कारण मांगता हूं कि क्यों हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक रहा है। डॉक्टर साहब, क्या हेलो। बिहार में पब्लिक हेल्थ की कुछ विशेष चुनौतियां हैं? आपने बिहार में काम किया, इसलिए ये तो आपने एक जनरल बात कही। बिहार के बारे में स्पेसिफिक कोई कमेंट करना चाहेंगे, बिहार झारखंड को लेकर के? जी जी बताइए, ये आप ही से सवाल। जी, मतलब मैं बिहार में 2010 से 13 के बीच में था, और तब गवर्नेंस के, जी जी, तो तब मतलब मैं जो, पहले तो बिहार आने से मुझे डर लगा, लेकिन जब पहुंचा तो लोगों ने ये कहा कि 2005 के बाद थोड़ा गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ऐसा सुना था कि उससे पहले तो पीएचसी नाम का कुछ वर्किंग कंडीशन में नहीं होता था। मतलब स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन वहां पे जानवर बांधे जाते थे, वहां पे कोई पेशेंट नहीं आता था। मैंने वो स्थिति फॉर्चुनेटली नहीं देखी, लेकिन फिर भी जो आपसे मैं कहूं तो बिहार में पीएचसी नाम से कोई चीज नहीं है टेक्निकली। मतलब एडिशनल पीएचसीज हैं और फिर सीएचसीज हैं। जो बाकी देश में 50,000 की जनसंख्या पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, एक डॉक्टर होता है, स्टाफ होता है, तो वैसा आज भी टेक्निकली नहीं है। तो जो सारे चैलेंज मैंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहे, वो बिहार में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज स्पेशली। और दूसरा ये भी कारण था, अगर मैं तब का एक्सपीरियंस याद करूं, आज थोड़ी स्थिति बेहतर है, कि 97-98 के बाद, 1997-98 के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट नहीं किया। पोस्ट थी लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं किया था। और बिहार आने से पहले मैं गुजरात में काम करता था, और मेरे कलीग्स बिहार से थे जो वहां काम कर रहे थे सालों से। तो सीधी बात है ना कि जब यहाँ के डॉक्टर्स पढ़ के दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे हैं, वो यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज नहीं भरने का शुरुआत हो रहा था। तो
ये तो गवर्नमेंट सिस्टम की बात हुई, और इन जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल तो सर ने भी शुरू में कहा कि बिहार में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इतने नहीं हैं, क्लिनिक्स हैं लेकिन हॉस्पिटल्स नहीं है। मतलब अभी 15 दिन पहले की बात बताऊं तो कोविड टेस्ट कराने के लिए आपको 2 दिन वेट करना था और फिर रिपोर्ट आने के लिए 5 दिन वेट करना था। ऐसी स्थिति दूसरे राज्यों में नहीं है। तो जो सारे चैलेंजेस पब्लिक हेल्थ के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है वो बिहार में आके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और इसके कारण भी मतलब हेल्थ का बजट भी टोटल बजट से ही आता है। अगर टोटल बजट ही कम है, मतलब कहते हैं ना टोटल पाई अगर कम है तो वो पाई का स्लाइस भी छोटा ही होना है, वो बात है। डॉक्टर मोहित, एक सवाल मेरे ध्यान में आता है कि एक क्या ऐसा है कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा है कि जो बाकी जगह पर जो मॉडल है उसको लागू करने की जगह, उसको कॉपी करने की जगह, हर जगह हर छोटे शहर क्या शायद एटलीस्ट कम से कम राज्य या इलाके के स्तर पर एक अपना पब्लिक हेल्थ मॉडल डेवलप करने की जरूरत है कि हमारे यहाँ क्या चैलेंजेस है, हमारे यहाँ क्या हेल्थ इश्यूज है, हमारे यहाँ किस किस चीज की जरूरत है, हमारे यहाँ के लोग किस तरीके से इलाज, किस तरीके के डॉक्टर हो, किस तरीके का ट्रीटमेंट सिस्टम हो। क्या ये सोचने की करने की जरूरत है? आपको ऐसा लगता है? आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर मोहित? अच्छा, डॉक्टर साहब फिर से लगता है टेक्निकल इशू आ गया। राकेश मिश्रा सर के पास चलते हैं। राकेश जी के बारे में बताऊं कि राकेश जी इनफैक्ट आई कैन गवर्न में हम लोग के साथ काफी एक्टिव हैं। जेरिको हेल्थ केयर के साथ अभी रीजनल मैनेजर हैं, नॉर्थ बिहार देखते हैं, दरभंगा हेडक्वार्टर है इनका, और 20 साल से लगभग हेल्थ सेक्टर में ये लगातार काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अभी इनका फोन कहिए कि ऑलमोस्ट हेल्पलाइन बना हुआ है। तो उनके पास फिर से आएंगे। डॉक्टर मोहित फिर से जुड़ गए। डॉक्टर साहब एक बार आप फिर से अपनी बात पूरी कर लें, फिर टेक्निकल इशू में आ जाए। नहीं तिलक जी, मैं चाहता हूं कि मैं अब ऑडियंस ही बना रहा हूं, क्योंकि बाकी सब लोगों को बहुत इनकन्वीनियंस हो रहा है मेरी वजह से। तो प्लीज आप मुझे मैं सुनना चाहूंगा। नहीं, आप बताइए। इनफैक्ट ये जो अंतिम सवाल था उस पे आप टिप्पणी दे दीजिए अगर अभी आवाज आ रही है। जी, एक बार सवाल फिर से आप कहेंगे तो मुझे आसानी होगी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि मान लीजिए हम क्यूबा का मॉडल की बात करते हैं, हम ताइवान के मॉडल की बात करते हैं, श्रीलंका के मॉडल की बात करते हैं। क्या इतने बड़े देश में, भारत एक बहुत बड़ा देश है, कई सारे क्यूबा, कई सारे यूरोप ऑलमोस्ट इसमें आ जाएंगे, क्या हम लोग को इस बात की जरूरत है कि मिथिलांचल के लिए या फिर कहिए कि बिहार में अलग अलग प्रदेशों के लिए एक अलग हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर का एक अलग मॉडल हो, जिसमें मान लीजिए वहां की जो बीमारियां हैं, वहां लोगों के किस तरीके के हेल्थ चैलेंजेस हैं, वहां की क्या आवश्यकता है, उस हिसाब से उस मॉडल को डेवलप किया जाए? इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा कि 1978 के साल में एक WHO और यूनिसेफ के सहयोग से एक प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच पे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था अल्मा-अटा में, और उसने जो प्राइमरी हेल्थ केयर का एक विजन दिया था उसका एक मूलभूत सिद्धांत था डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं हर चीज में कि एक राष्ट्र एक भाषा, एक राष्ट्र धर्म, एक राष्ट्र एक टैक्स। तो ये कॉन्सेप्ट प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच के बिल्कुल विपरीत है। हम चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज व्यवस्था हो। जैसे आपने कहा कि पटना और दरभंगा का भी नीड अलग है। सेंट्रलाइज प्लानिंग पे फोकस करेंगे कि दिल्ली में बैठ के कोई डिसाइड कर लेगा कि इस बात को जितना जल्दी हम समझ लें उतना बेहतर है। हर तरफ हर जगह के चैलेंजेस अलग है और हर जगह का कैपेसिटी भी अलग है, पोटेंशियल भी अलग है। और दोनों ये बातें बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मान लीजिए कि वो मैं वहीं आपको के बताऊं, लोग बेहतर समझते हैं कि इस चीज को कैसे डील करना है। तो ठीक है, राकेश मिश्रा सर के पास चलते हैं। राकेश जी। जी तिलक जी। अब समय कम है इसलिए जरा क्विक में रखिएगा। राकेश जी। राकेश जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। हाँ, आ रही है। आप हमको सुन पा रहे हैं? जी।
हेलो जी, सुन रहे हैं, बताइए। सवाल रखिए, आपका आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं? हाँ, ये मोहित सर से मैं जानना चाहूंगा, अभी तो ये तो मान लीजिए सिस्टम को सुदृढ़ ठीक करने का है, अभी जितना भी पीएससी है वो तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। सुनामी इमीडिएट राकेश जी, आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि सुनाई नहीं पड़ रहा। एक बार फिर से डॉक्टर शाही के पास चलते हैं। जी, और जिस बात को डॉक्टर मोहित ने उठाया और शायद राकेश जी भी उठाना चाह रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर के जो चुनौतियां हैं उसके बारे में मान लीजिए कि एक मेरे ध्यान में भी है डॉक्टर शाही, कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो लगभग 100 साल 1925 में कहते हैं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत उसी के आसपास हुई थी, और ये इसका गौरवान्वित इतिहास रहा है। टेम्पल ऑफ मेडिकल लर्निंग इसको कहा जाता रहा है। और कहिए कि 300 एकड़ की जमीन, उस जमाने में 6 लाख रुपए दिए गए थे सेटअप करने के लिए, और ये पटना में जो टेम्पल ऑफ मेडिकल लर्निंग थी वो फिर मान लीजिए कि आई, ये सारी चीजें हुई। इतना सब कुछ रहने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर हुए, क्या हो गया है? इसका सीधा मैं जवाब एक ही दूंगा कि जो देश के सारे गवर्नमेंट सेक्टर की हालत है उसके जो कारण है, मैं उसके बहुत अंदर गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। सारे गवर्नमेंट सेक्टर का देश के जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं का जो हालत है और जिनका विकास नहीं हो सका, उनके अनेकों कारण है। वही कारण दरभंगा मेडिकल कॉलेज के भी नहीं विकास में छिपा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। कोई भी जो सर्विस में है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है और देशभक्ति के नाम पर या देश के नाम से कुछ काम करना नहीं चाहता है। इसीलिए आप देखिए प्राइवेट सेक्टर कितना विकसित कर गया। देखते देखते हम लोगों का हर एक छोटा सा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो डीएमसीएच से ज्यादा अच्छा काम करता है, इसीलिए कि वहाँ सब पर कंट्रोल है। हम वो बोल सकते हैं कि आप गलत काम करते हैं, आप सही काम करते हैं, आपको तो ये कंट्रोल डीएमसीएच में या मेडिकल कॉलेज में या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। कोई किसी की जवाबदेही नहीं है और किसी को कोई कुछ कह भी नहीं सकता है कि आपने गलत किया या सही किया, जिसके कारण क्या है एक इनफैक्ट एक टिप्पणी आई थी कि प्राइवेट सेक्टर भी अफोर्डेबल हो सकता है, इतना अनअफोर्डेबल क्यों है? शंकर नेत्रालय जैसे उदाहरण और बहुत सारे उदाहरण है प्राइवेट सेक्टर में। जी, इसका मैं सीधा जवाब देता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में भी दरभंगा में आप देखिए तो हर तरह के क्लिनिक हैं। आपको 100 रुपए के भी डॉक्टर आपको मिलेंगे और 1000 रुपए की भी डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन आप सब चाहेंगे कि हम 1000 के डॉक्टर के यहाँ दिखाएं या बड़े क्लिनिक में जाएं या बड़ा नर्सिंग होम में जाएं। यहाँ भी नर्सिंग होम है जहाँ 2000 का भी आपका ऑपरेशन हो सकता है, वही ऑपरेशन आपको 2 लाख में भी हो सकता है। तो ये तो आप कैसा चूज करते हैं इस पर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, बहुत ही आर्थिक स्थिति जैसी है लोगों की, ज्यादातर लोगों की, हेल्थ केयर की अफोर्डेबिलिटी उस हिसाब से होनी चाहिए। जी, ज्यादातर लोग नहीं, सही बात है। मिलना चाहिए। नहीं, तो मेरा इसमें सीधा ये है कि आप अगर चाहेंगे कि देखिए, अगर हम लोग जब ये चाहते हैं कि पैसा पॉकेट में कम हो तो हम छोटे होटल में जाएं, और अगर आप चाहेंगे कि हम पैसा भी नहीं रहे और 5 स्टार में हम इलाज कराएंगे तो आप एक 5 स्टार में केवल रहने सहने का खर्चा कितना पड़ता है, उसके अलावा उतना जो स्टाफ है, उतना सिस्टम सब होता है, वेंटिलेटर है, सब मशीन है। तो आप जिस तरह से हैं उसी तरह के हॉस्पिटल में जाके आपको काम करवाना पड़ेगा। तो दरभंगा में भी सब तरह के हॉस्पिटल है, हर पेशेंट के लिए उपाय है, लेकिन आप अगर नहीं अपने अपेक्षा के हिसाब से ज्यादा बड़ा बिल्डिंग देख के बहुत बड़ा मकान में बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे तो आपको तो वहां तो पैसा देना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हम सोशल फील्ड में काम करने वाले लोग इससे थोड़ा सा
मतभेद रखेंगे कि किस तरीके से हेल्थ केयर की अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा राकेश जी, अगर आप बोल पा रहे हैं एक बार ट्राई कीजिए आपके जो भी सवाल है रखने की। अभी आप म्यूट पे हैं। पीएससी की ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गया। अभी जो सुनामी चला हुआ है उसको कितना इमीडिएट हम लोग उसको सेलेक्ट लें, मिनिमाइज करें। तो सर लोगों को क्या सलाह है, थोड़ा जानना चाह रहे थे। ये पीएससी खोलना, हॉस्पिटल खोलना, ये तो मान लीजिए लॉन्ग टर्म है, या जो भी हॉस्पिटल का जो अपना अरेंजमेंट है ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लेकिन अभी जो सुनामी से हम लोग क्या ग्रसित है उसको कैसे शॉर्ट टर्म में रिकवरी कर सकते हैं? बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर शाहिद जी। तो इसके लिए मैं दो तरह का ये उपाय बताता हूं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो प्लान ये है कि आप जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसके लिए कि हम प्रेस सरकार सब बोलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको वही करना पड़ेगा। मास्क लगाना पड़ेगा, आपको दूरी बनाए रखनी पड़ेगी और हैंड वॉश करते रहना पड़ेगा। उसके अलावा जो और भी है कि बाहर लॉकडाउन का जो है उसको मानना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में दो चीज है, एक है कि वैक्सीनेशन। बिना वैक्सीनेशन का इसका कोई इलाज नहीं है। आप कितना दिन लॉकडाउन रहिएगा, पूरा देश खत्म हो जाएगा, सब आदमी का आय खत्म हो जाएगा, सारे लोग भूख से मर जाएंगे। तो लॉकडाउन को हम बहुत ज्यादा दिन नहीं रख सकेंगे। तो एक ही एकमात्र और सबसे लेते रहने की जरूरत है, अभी भी प्रिकॉशन लेते रहने की जरूरत है। समय हम लोग के पास कम है, इसलिए गामी जी के पास चलते हैं। दो तीन मेरे मन में डाउट है अभी भी कि गामी जी, अभी एक कोरोना को लेकर के मान लीजिए हम लोग वैक्सीन की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, और इनफैक्ट कई सारी खबरें आई हैं कि कई लोग, हमारे यहाँ इंटरनेट का इश्यू है, कई लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, ऐप में अंग्रेजी में चीजें हैं, उसके कारण दिक्कतें आ रही हैं। तो एक तो मान लीजिए डिजिटल डिवाइड वाला इश्यू, हम लोग ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऑनलाइन इंटरनेट पे उन्हें दिक्कत होती है। एक दूसरी बात ये कि जो मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो अफेक्टेड हुए हैं, किन्हीं के घर में कैजुअलिटी हुई है, किन्हीं के पेरेंट्स मान लीजिए कैजुअलिटी हो गई, उनकी पढ़ाई की टेंशन है। तो शॉर्ट टर्म में जिंदगी बचाने से लेकर के लॉन्ग टर्म में भी जिंदगियां बचाने की चुनौतियां हैं। आप जनसेवक रहे हैं, अभी भी लोगों की मदद करने की कोशिश जो भी संभव है कोशिश कर रहे हैं। कैसे करना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर कैसे बढ़ना चाहिए गामी जी? डिजिटल डिवाइड और लोगों की मदद। गामी जी आपका माइक म्यूट है, एक सेकंड। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म की बात कर ले। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो स्वास्थ्य आबादी के अनुपात में व्यवस्था है, जैसे डॉक्टर्स का, डॉक्टर साहब लोग जानेंगे, हमको जो अनुभव है 1 लाख आबादी पे 500 डॉक्टर है विकसित देशों में। भारत में 1 लाख आबादी पर 1,143 डॉक्टर है। और बिहार में 1 लाख आबादी पे संख्या बढ़नी चाहिए। डॉक्टर सुन लीजिए सर, हम कहना चाह रहे हैं कि अभी जो इमीडिएट जो चुनौती है हम लोग के, उसी का नहीं, पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आप विस्तार चाह रहे थे। जो सामान्य स्तर पर जो सुविधा होना चाहिए उस आधा कमी है। बिहार में 49,000 डॉक्टर कम है। पहले तो उसको दुरुस्त कर ले, जो सामान्य चिकित्सा आम आदमी को मिल सके। अब आइए कि अभी क्या करना चाहिए। अभी डॉक्टर साहिब सही बता रहे थे, अभी जो सुरक्षा मानक है उसका 100% पालन करना पड़ेगा। सरकार शादी प्रतिबंध नहीं किया, आप मान लीजिए मांगलिक कार्यक्रम हम नहीं करेंगे। अगर अनायास है, श्राद्ध कर्म आ गया, आपको झेलना है, उसमें भी अधिक लोग को नहीं जोड़ेंगे। ऐसा अपने जीवन में लॉकडाउन खुद लाएंगे। जो कमाने वाले हैं उनको बाहर जाना है, जिनको घर में रहना है घर में सुरक्षित रहना है। घर से जो बाहर से आएंगे पूरा सुरक्षा मानक का पालन करेंगे, मास्क लगा के निकलेंगे और मास्क लगा के आएंगे तो निश्चित रूप से ये बीमारी का चैन टूटेगा। हम डॉक्टर साहब से प्रभावित है, छोटा सा बात कह रहे हैं। जब हम अस्पताल जाते थे और इन लोग का इंस्ट्रूमेंट देखते थे तो डर जाते थे, मास्क देख के, ऑक्सीजन सिलेंडर देख के। लेकिन जब इन लोग का काम देखे, अभी जो सबके जान पर खतरा है, डॉक्टर्स के जान पर खतरा है, हम अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने लगे।
उस समय इतना हिम्मत हुआ कि डॉक्टर जीवन से खेल सकते हैं। हम भी सुरक्षा मानक का पालन करके, कोरोना के पॉजिटिव मरीज मेरे घर आते हैं, मेरे घर से सिलेंडर लेके जाते हैं, फिर वापस लाते हैं, लेकिन हम पूरा सावधानी बरतते हुए अपने घर तक उसको सुविधा देते हैं। हम अन्य लोग को भी कहेंगे कि जब हम कोरोना मरीज का सेवा कर सकते हैं तो आप अपना जीवन का सुरक्षा कर सकते हैं। अच्छा, आप ये हमेशा लॉकडाउन के अलावा मान लीजिए कई लोग के फैमिली में कैजुअलिटी हो गए, कई बच्चों की पढ़ाई इससे रुक सकती है, उसको लेकर के शायद अभी मैं आपको बताऊं कि कई सारी यूनिवर्सिटियों ने अपने स्टूडेंट्स के जिनके माँ बाप में से कैजुअलिटी हुए हैं, अर्निंग मेंबर जो कमाने वाले माँ बाप हैं, उनके लिए उन्होंने फीस माफ की। क्या दरभंगा में स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को खास करके इसके विषय में कुछ करना चाहिए कि हाँ बच्चों जिनके साथ ऐसी स्थिति है उनकी फीस माफ करें? आप लोग इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? देखिए, इसके बारे में विस्तार से जाएंगे तो दो पक्ष है। जो स्कूल व्यवस्था है, निजी संस्था चलाने वाले हैं, उनका अपना मजबूरी है, बिजली बिल है, स्कूल का रखरखाव है। गवर्नमेंट स्तर पे वैसे लोगों को चिन्हित करके सुविधा देना चाहिए, न कि स्कूल पर अतिरिक्त बर्डन देना चाहिए, मेरा मानना है। नहीं, खैर वैसे कई लोग, कई यूनिवर्सिटी इत्यादि कर भी रही हैं ऑलरेडी, तो आई थिंक कुछ जिम्मेवारी हम लोग की भी और ऐसे संस्थान चलाने वाले लोगों की भी शायद बनती है। खैर इसमें बहुत सारे सवाल है। आई थिंक देखिए, मानवीय आधार पर तो छोड़ते ही होंगे, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल बना के किसी पे थोपा नहीं जा सकता इस विषय को। अब जैसे निजी अस्पताल में गरीब का चिकित्सा हो रहा है, उसका सरकार वहन करे, कारण मजबूरी है, सरकारी अस्पताल में अधिक सुविधा नहीं है, समस्या है। अभी डॉक्टर साहब लोग बता रहे थे कि बहुत पैनिक नहीं होना चाहिए, इतने गंभीर मरीज घर में इलाज करवा रहे हैं जिसका ऑक्सीजन लेवल 70 है, न निजी अस्पताल में जगह है न सरकारी अस्पताल में जगह है, वो परेशान है। उसका संख्या इसलिए हम जानते हैं कि उसको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, और उसका ऑक्सीजन लेवल हम पूछते हैं, उसका उम्र पूछते हैं, जिसको अधिक जरूरत होता है पहले उसको हम ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं। समस्या अभी बहुत अधिक है, लोगों को जागरूक करना है। एक अंतिम सवाल के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे। डॉक्टर शाही, ये सवाल आपके साथ है और आई थिंक इसमें गामी जी की भी टिप्पणी की। एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम लोग करना चाहते हैं, इसके लिए हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, केवल कोरोना नहीं, कोरोना के अलावा भी वातावरण को लेकर के, पोल्यूशन को लेकर के बहुत सारी बीमारियां बिहार जैसे राज्यों में भी बढ़ रही है, बाकी जगहों पे तो बढ़ रही है। दिल्ली इत्यादि के बारे में आप सुनते ही होंगे कितना प्रदूषित है और इसके कारण कैंसर और पता नहीं कौन कौन सी बीमारी। तो आने वाले समय में और भी बहुत सारे स्वास्थ्य की चुनौतियां बढ़ रही है। हम लोग ऑलरेडी एक स्लो पैंडेमिक तो ऑलरेडी था, जिसके कारण शायद कोरोना की भी स्थिति गंभीर हुई है। कई सारे लोग जो पहले से जो बीमार थे डायबिटीज को लेकर के, कहीं के हर दूसरे घर में डायबिटीज ऑलमोस्ट, तो एक स्लो पैंडेमिक ऑलरेडी था जो मान लीजिए एक फुल फ्लेज पैंडेमिक हो गया। इस तरीके के स्लो पैंडेमिक को हमें शायद रोकने की जरूरत है। क्या करें कि हम एक स्वच्छ समाज बना सके? कैसी दिनचर्या हो, कैसी जीवनचर्या हो, कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कैसी सोच हम रखें? डॉक्टर साहब, हमारा ये मानना है कि पैंडेमिक ये हेल्थ सिस्टम के लिए और गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इलेक्ट्रिक शॉक है। अगर इस शॉक के बाद भी गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को और विकसित करने के लिए नहीं सोचती है तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, और इसमें हम सब लोगों का बराबर योगदान होना चाहिए, डॉक्टरों का भी होना चाहिए। आपने बहुत सही कहा कि इस देश के लिए जब तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं डेवलप करेंगे, जो कि इस देश की आत्मा, यहाँ के गांव के लोग जो रहते हैं वही है, अगर उनके लिए हेल्थ सिस्टम नहीं मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए कि ये जरूरी है कि वहाँ डॉक्टरों की उपस्थिति हो, वहाँ जो पारामेडिकल डॉक्टर के अलावे पारामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, आंगनबाड़ी हैं, ये सब स्टाफ, चूंकि ये पिरामिड है, ऊपर मेडिकल कॉलेज में कम डॉक्टर भी रहे, जैसे जैसे नीचे जाना चाहिए वैसे वैसे स्टाफ का नंबर बढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो प्राइमरी जो गांव के लोग हैं उनको हेल्थ सुविधा मिल सकती है। तो ये सबसे जरूरी चीज है जो कि इस देश के लिए जरूरी है, और इसके बिना यहाँ का स्वास्थ्य नहीं आगे बढ़ सकता है। उसके अलावा जीवनचर्या, दिनचर्या को लेकर के भी कुछ कहना चाहें कि जो हम इंडिविजुअल स्तर पे जी, वही मैं कह रहा हूँ कि जो हम लॉन्ग टर्म आदमी का, जैसे मैंने कहा कि कोरोना से बचने का लॉन्ग टर्म दो चीज है,
वैक्सीनेशन हुआ और आपका दिनचर्या है। ये दिनचर्या में आपका आहार है, आप समुचित आहार लें, बैलेंस डाइट होना चाहिए। उसके अलावे एक्सरसाइज, हम लोग बोलते हैं कि व्यायाम रोज आधा घंटा करें। कहा जाता है कि एक्सरसाइज इज द बेस्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन। उसके अलावे योग का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो हमारे की टेंशन को या मेंटल स्ट्रेन को मेंटल एनर्जी को बढ़ाता है। प्राणायाम हुआ, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे फेफड़ा को मजबूत करता है। इसीलिए आज का हमारे जीवन शैली में योग का और कसरत का, इसका बहुत योगदान है खाने के अलावे। इसीलिए मैं सब लोगों से ये आग्रह करूंगा कि अपने जीवन शैली में अगर सुधार करेंगे तो उनके बीमारी होने का, जो भी डायबिटिक या हाइपरटेंशन या जो भी चीज स्ट्रेस के कारण होता है, वो उनको नहीं होगा और हमारा बचाव हो सकता है। उसके अलावे जो दवा है, जो और भी जो है, वो तो बात की चीज है, लेकिन अगर जीवन शैली को सही कर लेते हैं तो हमारा 80 से 90% जो बीमारी है उससे हम बच सकते हैं। 90%, ये बहुत बड़ी संख्या है और बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतनी प्रॉब्लम हल हो जाए तो शायद सही। राकेश जी, आप कुछ कहना चाहें? जी, सर ने बहुत बड़ी बात बोली है। सही सर, क्या है, अपने भी करना है, दिनचर्या को सही करना और इसका अवेयरनेस भी फैलाना है लोगों में, क्योंकि इसका अवेयरनेस आज के डेट में इंडिया में नहीं था, जिसके कारण सेकेंड वेव आया। अब थर्ड फोर्थ इस ढंग के पेंडेमिक नहीं आए, तो उसके लिए खुद भी करना है और अपना अवेयरनेस ही फैलाना है लोगों को जितना मैक्सिमम हो सके। जिससे क्या होगा कि ये सब जो पेंडेमिक होने का चांसेस कम रहेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे तो स्वच्छ समाज का निर्माण करेंगे। यही मैं कहना चाहूंगा तिलक जी। गामी जी, कोई अंतिम टिप्पणी, कैसे बनाए हम लोग स्वस्थ समाज, केवल शरीर से नहीं, शायद मन से भी, और राजनीति में भी शायद। देखिए, सबसे पहले हम लोग को जीवन में उतारना पड़ेगा। पहले सुरक्षा मानना को हम मानते कितना है, और समाज को हम दिशा देंगे तो हमको उसका पालन करते हुए, ताकि हमको लोग फॉलो करते हैं। डॉक्टर्स है, उनको हम देखते हैं, हमको जनता देखता है। हर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और अवेयरनेस के लिए इसी तरह का कार्यक्रम हम लोग 6 लोग जुड़े हैं, अपने अपने सोशल साइट के माध्यम से जनमानस में अच्छा संदेश दे। ठीक बोले डॉक्टर साहब कि हम अपने मतलब योगा करके या अन्य उपचार करके हम बीमारी को कम कर सकते, बढ़ने नहीं दे सकते। तो अपने में अवेयरनेस जरूरी है, इसमें तो सब लोग कहेंगे अवेयरनेस जरूरी है और क्राइसिस आए तो एक दूसरे की मदद जरूरी है। इसी पॉजिटिव नोट पे आई थिंक हम लोग को कार्यक्रम डॉक्टर मोहित और संतोष जी को हम लोग कार्यक्रम में बहुत ज्यादा नहीं सुन पाए टेक्निकल इश्यूज के कारण, लेकिन फिर कभी। डॉक्टर साहब, गामी जी, राकेश मिश्रा सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कठिन हमको तो बहुत खुशी हुआ कि चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ हम बैठे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप और गामी जी को बहुत बहुत साधुवाद है कि इनका तो नाम बहुत सुनते हैं, इन्होंने बहुत काम किया है। कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत लोगों ने इनके यहाँ से लाया है, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। इसके साथ साथ और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, और ये अवेयरनेस जनता में जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बहुत सुधार हो। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, गामी सर, बहुत बहुत।